दुकान जाती हैं खरीदने के लिए तो आधी चीज छोड़ के आ जाती हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आप सोचती हैं कि चलो बाद में ले लेंगे, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है इस बार छोड़ देते हैं, है कि नहीं। और इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों की परवरिश करना, बच्चे बीमार होते हैं तो इलाज करना, डॉक्टर के पास ले जाना, किसी का बच्चा हो रहा है उसको डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब चीजें भी महंगी है और मुश्किल बहुत है। और जब जब कोई संकट आता है परिवार पे तो घबराहट बहुत होती होगी कि किस तरह से इसका सामना करेंगे। इसी तरह से आप जब मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है और घबराहट होती है। ऊपर से किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आज जो परिस्थितियां हैं वो पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जो खेती के सामान है सब पे जीएसटी है। जीएसटी टैक्स आप हर सामान पे देते हो, तो इसका मतलब है कि हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल भी महंगा है, जो खेती के सामान है उस पे टैक्स है, वो महंगा है। ऊपर से आवारा जानवर, आवारा पशु आता है, रात को खेती चर जाता है, आपको रात को भी पहरेदारी करनी पड़ती है। खेत पे मचान लगाकर पूरी रात बैठते हो, पहरेदारी करते हो कि खेत न खा जाए। बेरोजगार बच्चे तमाम हैं। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सारे नौजवान तमाम, चाहे गरीब से गरीब परिवार के न हो, सब शिक्षित हैं आज के दिन। क्योंकि अब वो जमाना गया कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता था खेती में उससे काम करा देते थे या कहीं मजदूरी पे भेज देते थे। आज सब चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित हो, अच्छी पढ़ाई हो जाए, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य में पूरे परिवार की देखभाल कर पाए। लेकिन ये सब करने के बावजूद परिवार के 2-2, 3-3 सदस्य काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। और फिर भी अगर बच्चे को शिक्षित कर भी दिया तो कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि सब जगह बेरोजगारी फैली हुई है। तो जब मैंने कहा मोटे तौर पे 2 चीजों को समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये 10 सालों का जो मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। आपका जीवन गरीबी की दलदल में और भी फंसता चला गया है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो सच्चाई आपके जीवन की है वो ज्यादातर इस देश में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, ज्यादातर वही सच्चाई उनके जीवन की सच्चाई है। जहां जहां मैं जाती हूँ, चाहे गुजरात जाऊं, चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटका जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनकी वजह से जो हम देखते हैं कि देश का गरीब कमजोर हो रहा है और देश का गरीब और भी संकट में फंसे जा रहा है। पलायन करके जो जाता है अलग अलग शहरों में, वहां पे भी शोषण होता है, उसका सही मजदूरी नहीं मिलती और बहुत मुश्किलें होती हैं। आपने देखा कोविड के समय, कोरोना के समय क्या हुआ। मोदी जी ने तय करा कि लॉकडाउन हो जाएगा। मैं जानती हूं कि अमेठी के कितने लोग अलग अलग प्रदेशों में पलायन करके गए थे, काम कर रहे थे, कहां कहां फंसे हुए थे। कोई गुजरात में, कोई बिहार में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में फंसे हुए थे। खाना नहीं था, वापस लौटने का कोई साधन नहीं था, घबराए हुए थे। उस समय मेरे भाई राहुल जी ने कहा, सांसद नहीं थे आपने हरा दिया था चुनाव, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अमेठी के जो भी वासी हैं उनको ढूंढो, अलग अलग प्रदेशों में जहां भी हैं उनके लिए साधन का इंतजाम करो, मदद करो, उनको घर वापस सही सलामत ले आओ।
लेकिन सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई आपके लिए। सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के बीच भी इस देश के गरीब को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो समझने वाली बात यह है कि देश की सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके लिए नहीं है। मोदी जी की सरकार की सभी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के पक्ष में बन रही हैं। बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को इस देश की पूरी संपत्ति सौंप दी जा रही है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के खदान, देश की बिजली, देश का कोयला, देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की सब्सिडी सारी इन बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है। ऊपर से देश के सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। तो जो आपको टीवी पे दिखता है वो भी सच्चाई नहीं है। एक सच्चाई आप जी रहे हो जो मुश्किलों से भरी है, दूसरी सच्चाई आपको दिखाई जा रही है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जा रही है, देश में खुशहाली फैल रही है। आपको बताया जाता है कि मोदी जी जैसी सरकार तो कभी इस देश के इतिहास में ही नहीं हुई, कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 सालों में देश को मोदी जी ने विकसित कर दिया है। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक आप टीवी पे देखते हैं, एक आप होर्डिंग पे देखते हैं और दूसरा आप जी रहे हैं। तो आपके सामने सवाल उठता है कि चुनाव के समय मैं निर्णय किस आधार पर करूं? अपने जीवन के आधार पर करूं या जो मुझे टीवी पे बताया जा रहा है उसके आधार पर करूं? बड़े बड़े भाजपा के नेता जब आपके सामने प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री तक के पद के नेता क्या बातें करते हैं? क्या बेरोजगारी की बात करते हैं? क्या खेती किसानी की बात करते हैं? क्या उनको मालूम है कि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है? क्या आपकी शिक्षा की बात करते हैं? क्या स्वास्थ्य की बात करते हैं? बात यह होती है, धर्म की बात होती है कि आपका धर्म संकट में है, बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, आपके धर्म पे आक्रमण है। आपको कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उससे सावधान रहो, ये धर्म विरोधी पार्टी है। आपको कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की नेता आपके घरों में आके आपके गहने ले जाएंगे, किसी दूसरे लोग को दे देंगे। आपको बताया जाता है कि गहने क्या, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा के ले लेगी, किसी और को दे देगी। ये बातें होती हैं चुनावी मंच पर आपसे जो आपकी समस्याएं हैं उनकी बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया है, कितने रोजगार दिए हैं, महंगाई को कम करने के लिए कुछ किया भी है कि नहीं। सिर्फ आपको गुमराह करने की बातें होती हैं। आपके घर में बहनें आ जाती हैं दुरदुरिया करने के लिए, कहती हैं वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगी। भगवान कह रहे हैं आपको? भगवान तो यही कहेंगे कि जागरूक बनो। भगवान तो यही कहेंगे कि जो झूठा है उसको समझो, उसको पहचानो, जो सच्चा है उसको पहचानो। किसने काम किया है आपके लिए? कौन तरक्की लाया है आपके लिए? और कौन आपको गरीबी की खाई में छोड़ना चाहता है ताकि आपका इस्तेमाल कर पाए, ताकि आपसे वोट लेकर सत्ता में बैठ पाए और फिर आपको भूल जाए? ये पहचानने की बहुत जरूरत है। आज पिछले चुनाव में बहुत प्रचार किया गया था मेरे परिवार के बारे में, आज भी किया जा रहा है। इंदिरा जी जैसी शहीद महान महिला के बारे में कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो देशद्रोही है, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, जो इस देश के लिए शहीद हुई,
जो निडर होके सारे निर्णय लेती थी कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं वो करूंगी जो देश के लिए अच्छा है, आज ये उनको देशद्रोही कहते हैं। राजीव गांधी, जिसने दिन रात एक किया, आपके लिए काम करके दिखाया। यहाँ अमेठी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लाए, कितना विकास किया कि पूरा देश देखता था अमेठी की तरफ कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वो इस देश के लिए शहीद हुए, तो आपके बड़े जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं रोए, उनको दुख हुआ कि उनका एक भाई, उनका एक बेटा शहीद हो गया था। आज उस शहीद बेटे को भी ये देशद्रोही बोलते हैं। हमने परियोजना शुरू की यहाँ की महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने परियोजना इसलिए शुरू की कि आपकी जमीन लूटने के लिए। कौन सी जमीन लूटी है? कौन सी जमीन है हमारी? यहाँ पुश्तों से हम आपके लिए काम करते चले आ रहे हैं, सेवा करते चले आ रहे हैं। एक शहीद हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा शहीद हुआ, मेरी माताजी खड़ी हो गई, वो आपकी सांसद बनी। उसके बाद मेरे भाई आपके सांसद बने। काम का प्रमाण आपके आंखों के सामने है। जहां जहां आप अमेठी में आज भी उद्योग देखते हैं, वो किसने खोला? भाजपा ने एक भी नहीं खोला। एक भी ऐसा विकास का काम नहीं किया जो आपके सामने लाकर उसके नाम पर आपसे वोट मांग सके। इसीलिए चुनाव के समय यही फिजूल की बातें हैं, यही आपको आपस में लड़ाना झगड़ाना, यही धर्म के नाम पर आपसे वोट लेना, आपको गुमराह करना। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, पहचान लो, जागरूक जनता हो, हमेशा रहे हो। आजादी के समय से सारे आंदोलन यही इन क्षेत्रों में शुरू हुए। किसान खड़ा हो जाता था अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। गरीब था, कुछ नहीं था, जो आज गरीब के पास है उतना भी नहीं था, लेकिन खड़ा हो जाता था। हमेशा न्याय की लड़ाई लड़े हो, हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़े हो। हमेशा ऐसे नेता इस क्षेत्र में आए हैं जिन्होंने सेवा करके दिखाया है, जो आपका सम्मान करते थे, आपका आदर करते थे। सोनिया जी गांव गांव में गई हैं अमेठी की, मैं गई हूं, मेरे भाई गए हैं। आपको रोजगार दिलवाया, आपके विकास का हर काम करवाया जो हमारी क्षमता में था। तो पहचानो कि आज जो राजनीति आई है वो झूठों की राजनीति है। यहाँ सच्चाई की राजनीति एक बार फिर स्थापित करो। यहाँ लोकतंत्र ठीक तरह से एक बार फिर स्थापित करो। राहुल भैया जो अब आपके सांसद नहीं रहे, वो शायद इस देश में इकलौते नेता होंगे जो 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, सिर्फ इस देश की जनता से मिलने, उनकी बातों को सुनने और समझने के लिए। 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर एक और यात्रा की मणिपुर से मुंबई, ये समझने के लिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं, कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, और उस आधार पर फिर आपकी बातों को सुनने के बाद एक न्याय पत्र निकाला। न्याय पत्र में आपके लिए ऐसी बातें और ऐसी स्कीम है जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बहनें, आपके लिए हर महीने जो गरीब परिवार है उसकी जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने डालेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना इस तरह से हम 1 लाख रुपए दिलवाएंगे। महिलाओं को सरकारी जो पद है उनमें से सारे आधे पद महिलाओं को दिए जाएंगे। पहले जितने आरक्षण है उनके तहत, तो जो पहले से मान लीजिए ओबीसी आरक्षण है तो ओबीसी महिलाओं को उसमें मिलेंगे, किसी और कौम के लिए आरक्षण है उसमें उनको मिलेंगे। तो जो पहले के आरक्षण है उन्हीं के तहत, लेकिन आधे महिलाओं के लिए, ताकि गांव की महिलाएं भी सक्षम हो। इसके अलावा जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी है, जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, उनको उनका जो मानदेय है बढ़ाया नहीं गया है बहुत समय से,
हम इसमें जो केंद्र की राशि आती है इसको दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। हम जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख सालाना की पहली नौकरी पक्की देंगे, जिससे आपका हुनर बढ़ेगा। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे ताकि आप छोटे कारोबार, दुकान, अपनी चीज खोलना चाहें तो आपको सुविधा होगी। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। किसानों के लिए हर खेती का सामान जीएसटी से मुक्त करेंगे। किसानों के लिए स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे। किसानों के लिए जो आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता जब खेती खराब होती है ओले की वजह से, बारिश की वजह से, वो भुगतान 30 दिनों के अंदर अंदर आपको मिलेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपको आज अपनी उपज के लिए नहीं मिलता, वो कानून बनाएंगे हम कि जो भी सरकार आए कानून के तहत आपको देना ही पड़ेगा। पूरे देश भर में मजदूरी की दिहाड़ी हम न्यूनतम 400 रुपए बनाएंगे ताकि इससे कम कोई दे ना पाए, आपका शोषण ना हो पाए। ये सब चीजें हम क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 सालों से मोदी जी राज कर रहे हैं और देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल रही है, देश के गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम ये सब कहते हैं तो मोदी जी और उनके नेता चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पैसे नहीं है। हम पूछते हैं कि अगर गरीबों का पैसा है, देश की संपत्ति है और हम उसको एक बार फिर गरीबों के हाथों में देना चाहते हैं तो तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। और जब बड़े बड़े खरबपतियों के लाखों करोड़ कर्ज आपको माफ करने होते हैं तो आप माफ कर देते हैं। उस समय आप नहीं रोते कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे नहीं है। तो सच्चाई समझिए, यहां से पूरे देश को संदेश भेजिए। एक कार्यकर्ता है किशोरी जी, 40 सालों से आपकी सेवा की है, इस पूरे क्षेत्र में गांव गांव को जानते हैं। मैं उस गांव में चली जाऊंगी, बोलूंगी यहाँ का नेता कौन है, क्या किया है, किस जमाने में सड़क बनी थी, सब कुछ बता डालेंगे मुझे कि ये सड़क बनाई थी राजीव जी ने, ये बिजली का खंभा फिर बाद में सोनिया जी का लगवाया गया है, ये नल किसी और ने लगवाया, सब कुछ बता देंगे। 40 साल के लिए सेवा का, समर्पण का इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया। आज इनको जिताइए और भाजपा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ आते हैं आपको फुसलाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, उनको सबक सिखाइए। वो आपके लिए नहीं आए, यहाँ आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए। उनके मन में ये बात नहीं थी कि हमारा अमेठी के साथ एक रिश्ता है, उसे निभाना है, हमें जनता की सेवा करने आना है। एक ही मकसद था, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ना है और राहुल गांधी को हराना है, यही एक मकसद था। इसीलिए वो यहाँ आई, आपके विकास के लिए नहीं आई। हम यहाँ आज 4 पीढ़ी बाद आपके सामने अभी भी खड़े हैं। शहीद होता है, एक दूसरा खड़ा होता है, दूसरा शहीद होता है, तीसरा खड़ा होता है। हम बार बार यहाँ वापस आते हैं, आप नकारते हैं तब भी हम वापस आते हैं। आपके सांसद नहीं थे राहुल जी, जब उन्होंने मुझे फोन किया और कहा जो कोविड में फंसे हुए अमेठी से सबका पता करो, वापस लाओ उनको अपने घर। आपके सांसद नहीं थे, आपने हरा दिया था, लेकिन उनके दिल में आपके प्रति कोई नाराजगी की भावना नहीं थी। उनके दिल में फिर भी आपके लिए प्रेम है, फिर भी आपके लिए श्रद्धा है, फिर भी आपके लिए सम्मान है, आदर है। और वही परंपरा, उसी परंपरा को निभाने के लिए आज किशोरी लाल जी आपके सामने खड़े हैं। हमारे से कंधा मिलाकर 5 चुनाव, शायद 5 चुनाव, 6 चुनाव, 5-6 चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ। किशोरी जी और मैंने सोनिया जी का चुनाव लड़ाया, राहुल जी का चुनाव लड़ाया, आज उनकी बारी है। उनका चुनाव लड़ाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं जो आपको कह रही हूँ अपने मन में रखिए। आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे जो आपके पास आएंगे,
आपकी कोई समस्या होगी तो आपकी सुनवाई होगी, आपकी मदद होगी, उस समस्या को पूरी सुलझाने की कोशिश होगी और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पराये हैं। आपको हमेशा लगेगा कि ये अपने हैं, जान पहचान के हैं, परिवार के एक सदस्य हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस चुनाव में पंजे पर बटन दबा के किशोरीलाल शर्मा जी को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे और इस देश को संदेश भेजेंगे यहाँ अमेठी से कि हमें वो पुरानी राजनीतिक परंपरा चाहिए जहां नेता हमारे प्रति जवाबदेह है, नेता सच बोलता है, नेता झूठे बातें नहीं करता हमसे और हमारे लिए समर्पित रहता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।